वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है फिल्म और वेब सीरीज की स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास में। और ये 6th क्लास है, 6ठी क्लास है। और मेरी वाइफ सामने बैठी कह रही ऐसे मत करो वैसे अच्छा लगता है। एनीवे, तो ये 6ठी क्लास है, 6th क्लास है। 4 क्लासेस डल चुकी है, 5वीं क्लास बड़ी प्रॉब्लम है। आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी तो इसलिए 5th क्लास का बन गया। और फिर वो वीडियो बनने के बाद 40 उसकी लेंथ 1 घंटा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बन गई, तो वो पहले अब लेंथ काटनी पड़ेगी, फिर वो डालना पड़ेगा। ये वीडियोस का निर्माण भी थोड़ा मुश्किल होता है, इनमें टाइम देना पड़ता है, पर समय धीरे धीरे देते रहो तो चीज़ें हो जाती है। तो कल रात को बैठकर मैं नेटफ्लिक्स के 2 इंडियन एग्जीक्यूटिव की बातें सुन रहा था। और अभी इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नेटफ्लिक्स ने नहीं किया है। अमेज़ॉन प्राइम का एक अपर हैंड है। और एक अपर हैंड ये है कि क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, प्राइम की मेंबरशिप देते हैं। अब कोई अमेज़ॉन से ख़रीद रहा है तो उसने प्राइम की मेंबरशिप ले ली, और मेंबरशिप लेके वो देख सकता है प्राइम। मैंने भी प्राइम ऐसे ही देखा है और एक आध बार और सब्सक्राइब किया है। अभी तो प्राइम पे हिंदी में काफ़ी सारे कार्यक्रम आ गए हैं, लेकिन अभी भी हिंदी के अंदर जो डब्ड वर्जन है। और बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि जब वो कोई अमेरिकन थे जो उन इंडियन एग्जीक्यूटिव्स की इंटरव्यू ले रहे थे, और जब उन्होंने अंत में उनसे पूछा कि आप आजकल कौन सा देख रहे हैं, तो वो दोनों ने जो प्रोग्राम बताया वो अमेरिकन प्रोग्राम्स बताया कि वो दोनों आजकल कोई अमेरिकन प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। और मैं ये बात पता नहीं कि मैं ये बात बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर या शायद दूसरे देशों में, पर मुझे लगता है हमारे देश में ज़्यादा हर चीज़ जो है ना वो भाई भतीजावाद, धर्म, जाति, रुतबा, पैसा, इन सब चीज़ों से होती है। और ये सच है, चाहे आप फिल्म्स में हो चाहे कहीं भी हो। और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे चैनल्स में जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल लॉबीज, बड़े लोगों के रिश्तेदार, वो सब वैसा काम करता है। लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होना और बड़ाई करते रहना एक अलग बात है, लेकिन बड़ाई ना करने सच्चाई ना बोलने से कोई, मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा बुरा काम है। तो मुझे लगता है कि जैसे, और हो सकता है कोई नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव्स भी इसको देख रहे हो, इंडियन एग्जीक्यूटिव्स, तो पहली बात तो है कि नेटफ्लिक्स में अभी तक भी इंडियन कंटेंट कोई ढंग का आया नहीं है। इंडियन इन द सेंस मैं हिंदी का कहूँगा, बाकी मैंने इतना नहीं देखा। हिंदी कंटेंट तो नेटफ्लिक्स में जितना अच्छा डब्ड वर्जन है वो कोई वर्जन आया नहीं है। और वो क्यों नहीं आ रहा है, अब इस बात पे सोचना है कि कहीं ये जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं की वजह से तो सफ़र नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स के अंदर जो डब्ड वर्जन है वो अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार से ना केवल ज़्यादा है क्वांटिटी में, बल्कि क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप अमेजॉन और एविड वॉचर या एविड व्यूअर हो और आप कॉन्टीन्यूसली काफ़ी देखते हो, तो प्राइम डब्ड वर्जन आपको हिंदी में उतना नहीं मिलेगा जितना आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगा। पर फिर भी नेटफ्लिक्स को ये बात सोचनी होगी, क्योंकि उसने अब एक बात और बोली इंटरव्यूअर ने, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या सोची, तो उसने बोला कि आप जो अनरिप्रेजेंटेड वॉइसेस हैं, तो जो भी वहाँ पर और भी एग्जीक्यूटिव सुन रहे हो उसको समझो। तो 2 लोग थे, दोनों ने इसका सही जवाब नहीं दिया, दोनों ने एक ही जवाब दिया। तो उसका कहना यह था कि जो अनरिप्रेजेंटेड वॉइसेस है उसको आप कैसे नेटफ्लिक्स पे लाते हो। तो नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं कि हम लोग बंगला भी ला रहे हैं, तेलुगु भी ला रहे हैं, तमिल भी ला रहे हैं, लेकिन इसका सेंस वो समझे नहीं। तो मैं बताया तो कि अनरिप्रेजेंटेड वॉइसेस ये हैं कि जो भाई भतीजावाद लॉबी से, पॉलिटिकल लॉबी से, कास्ट, पब्लिक रिलेटिव्स, ये सब लॉबी से, धर्म, रिलीजन, ये सब लॉबी से उठ के टैलेंट की लॉबी को जब आप देखते हैं, और वो लॉबी जो अनरिप्रेजेंटेड रह गई है, या वो लोग जो कि अपनी बात कह नहीं पाए, वो कलाकार, खास करके राइटर्स और डायरेक्टर्स, उनको नेटफ्लिक्स कैसे प्रमोट करेगा, ये नेटफ्लिक्स भी और बाकी लोगों को भी समझना होगा कि वो कैसे। और ख़ास करके बात नेटफ्लिक्स से भी, नेटफ्लिक्स की एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी ही यही है कि वो वैरायटी लेकर आए। और क्योंकि ये जो नए ब्रांड्स हैं ये प्रीमियम वॉचिंग है,
तो आप में से कोई बताएगा कि प्रीमियम व्यूइंग क्या होती है? तो किशन आप बताएंगे प्रीमियम व्यूइंग क्या होती है? ऋतिक आप बताएंगे प्रीमियम व्यूइंग क्या होती है? क्या क्या प्रीमियम व्यूइंग? आपने देखा होगा हॉटस्टार पे प्रीमियम लिखा होता है, वीआईपी, प्रीमियम, ऐसे कैटेगरीज होती है। तो डाकेश आप बताओगे प्रीमियम व्यूइंग क्या होती है? अस्मिता आप? सर मुझे भी वैसा मालूम नहीं। कोई बात नहीं। प्रीमियम व्यूइंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज तक हम लोग एक्चुअली जब हम फिल्म देखने जाते हैं वो एक प्रीमियम व्यूइंग होती है। प्रीमियम इन द सेंस कि हम उसके लिए पे करके फिल्म में जाके देखते हैं। लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं जहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स आती है और हम लोग पे नहीं कर रहे होते, वो नॉन प्रीमियम है। तो प्रीमियम व्यूइंग इज बेसिकली द व्यूइंग जिसके अंदर आप पे कर रहे हो। ठीक है, मेरे को 1 मिनट का आप टाइम देना, मैं आपको 1 सेकंड, वापस मीटिंग में आता हूँ, 1 मिनट का। तो ये जो प्रीमियम व्यूइंग है, ये प्रीमियम व्यूइंग यही है कि हम पे करके देख रहे हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। और जैसा मैंने बताया कि अमेजोन पे तो लोग खरीद रहे थे तो उनकी वो व्यूअरशिप ले लेते हैं, लेकिन हमारा नेटफ्लिक्स के साथ कुछ ऐसा नहीं है, हॉटस्टार के साथ कुछ ऐसा नहीं है। हॉटस्टार तो इतना कंटेंट फ्री के अंदर दे रहा है और सारा उनके उनके टीवी सीरियल्स वगैरह सब हॉटस्टार पे आ गए। बट सर्टेनली, और उन्होंने ये भी बोला नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव्स ने कि प्रीमियम व्यूइंग जब आप पे करके देख रहे हो, ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है उनके लिए भी। और हमारी जो क्लासेस हो रही है, ये जो वेब सीरीज की क्लासेस है पर्टिकुलरली, ये प्रीमियम व्यूइंग के लिए हो रही है। तो अब आप ये समझिए, और जो मैं लगातार कह रहा हूँ वो ये कि वेब सीरीज राइटिंग इंडिया के लिए न्यू है, क्योंकि प्रीमियम व्यूइंग न्यू है। और उस लेवल की राइटिंग करना, आप न्यू कमर हैं तो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो भी न्यू कमर ही हैं। अगर सेक्रेट गेम एक बहुत बड़ा संटाप है, बहुत बड़ा बकवास है, मेरी वाइफ ने इतने दिल से देखा, मैंने भी देखा, पार्ट 1 देखा, बहुत बढ़िया, लेकिन वो पार्ट 2 में कैरी नहीं कर पाए। अभी पीछे मैंने एक हिंदी की वेब सीरीज देखी हॉटस्टार पे, वो वेब सीरीज तो पूरी फिल्म बन गई, एंड हो गया उसका। ओ, मेरे को नहीं लगता कि वो उसका नेक्स्ट सीजन बना पाएंगे, कुछ नहीं है। तो ये डिफिकल्टी है हमारे लिए। लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स को समझना पड़ेगा कि जब वो इस कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं, प्रीमियम व्यूइंग को, तो वो प्रीमियम व्यूइंग को डेवलप करते समय जो उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अनरिप्रेजेंटेड वॉइसेस कि, और दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो भी नेटफ्लिक्स से आया है, और वो है लोकल लोकल स्टोरीज का कॉन्सेप्ट, लोकल आइडियाज का कॉन्सेप्ट और पर्सनल। तो ये क्या वो जब तक इस टेरिटरी में नहीं घुसेंगे, नेटफ्लिक्स या कोई भी कंटेंट मेकर, वैरायटी नहीं निकल के आएगी। और वैरायटी से ही आप अलग अलग तरह के ऑडियंस को पकड़ सकते हो। मैंने कभी डोरेमोन नहीं देखा, हमारे घर में बच्चा तो देखता है, मैंने सुना था, आज देखा, जापानीज कार्टून है। तो इतने वाइड वैरायटी के चल रहे हैं। मैंने स्टूडियो गिबली की मूवी देखी थी, नेटफ्लिक्स पे देखी, इतनी अच्छी है। एक समय आया, काम बंद हो गया, पर अब देखते हैं तो कंटेंट तो इतने, अगर उनका ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने क्लास के अंदर यही सबको रखा है कि हमें अभी से अपनी राइटिंग मान के चलो, 5 साल 10 साल बाद भी आएगी, तो आप न्यू कमर राइटर्स भी हो, तो पहली बात तो आप अपने आप में हताश मत होना। कोई भी इस समय वेब सीरीज राइटिंग किसी को नहीं आती है। प्रीमियम टीवी चैनल के जो इनफैक्ट, और जिन्होंने भी काम किया है फिल्म्स फॉर्मेट में, या जिन्होंने सीरियल के अंदर काम किया है,
उनके लिए भी इसको समझना उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक न्यू कमर को। हाँ, उनके पास ऑलरेडी कुछ टूल्स हैं जो वो यूज़ करते आए हैं और उससे वो समझ जाएंगे इजीली, लेकिन आप और वो एक ही लेवल पर हो। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये बात भी आपको बताऊं, क्योंकि एज ए राइटर आपको भी समझना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो। आप लिख रहे हो कि आपको कोई पैसा देगा, और आज यूट्यूब पे आप देखो इतना कंटेंट है। यूट्यूब कितने लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब को पे किया है? 130 रुपये महीना वो कह रहा है मैं पे करो। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा यूट्यूब को पे। जब यूट्यूब ने इतना फ्री में कंटेंट डालने की आदत कर दिया है तो कौन यूट्यूब पे करेगा? तो 130 रुपये उसको देने की जगह पे कोई 999 रुपये में अमेजोन लेगा, 1500 रुपये में हॉटस्टार लेगा, या 200 रुपये में 4 लोगों का कोलैबोरेशन करता है तो 2400 रुपये वो नेटफ्लिक्स के देगा। तो ये बड़ा ही टफ कंपटीशन है। अभी एक हरियाणवी ऐप भी मुझे पता चली और उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का बजट, अभी उन्होंने एक 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। इन्वेस्टमेंट उनके पास आई है 3.5 करोड़ की, स्टेज करके हरियाणवी ऐप है। इसी साल, मेरे ख्याल से इसी साल या लास्ट ईयर उनके पास ये 3.5 करोड़ पे आया। उनका हरियाणवी में कंटेंट बन रहा है और बहुत, मैंने कुछ थोड़ा बहुत देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक जासूस है और बौना जासूस है और बड़ी अकड़ वाला जासूस है। तो एक मतलब तो वही बात है कि जब तक आप लोकल विचारों को, लोकल सोच को नहीं पकड़ोगे तब तक इंडिया जैसी वाइड मार्केट, और खाली इंडिया नहीं बाकी देशों में भी हर जगह 2-2, 3-3 तरह के मार्केट, 2-2, 3-3 तरह का ऑडियंस हो सकता है। नेपाल में हो सकता है कि जो हिली एरिया के हों या प्लेन्स के हों उनका अलग सोच हो, तो वो आप ट्रैप नहीं कर सकते। तो वो ट्रैप करने के लिए ये करना होगा, कंपटीशन बहुत रहेगा। लेकिन हाँ, एक लेवल आता है, एक समय था जब केबल टीवी आता था और लोग तार डालते थे केबल टीवी को पकड़ने के लिए। शायद यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो नहीं किया, तो मैंने भी किया था कि तार डाल के केबल टीवी को पकड़ते थे, कैच करते थे। लेकिन फिर हम 100 रुपये में जब 150, 200 और आज 400 रुपये तक लोग केबल टीवी का दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये डेवलप होगा और चीज़ें डेवलप होती है। तो ये बात को सबको समझना है। अब एक चीज़ और कि जब भी आप कहीं पे, हो सकता है आपने लिख लिया, चलो लिखने के बाद आप कहीं जा रहे हो, कोई आपसे कहे भैया कैरेक्टर आर्क क्या है। हालांकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर कोई नहीं होता, लेकिन पूछते सब है कि कैरेक्टर आर्क क्या है और स्टोरी में आर्क क्या है, ARC आर्क। तो ये क्या है? तो आर्क बेसिकली ये जो ऐसी शेप होती है उसको आर्क बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी को भी बताएंगे, कोई बोले भैया कैरेक्टर आर्क क्या है, तो जो हमारी हीरोज जर्नी होती है, जो कैरेक्टर की जर्नी होती है, वो कैरेक्टर्स आर्क होता है। कि कैरेक्टर था, प्रॉब्लम्स आई, अप्स और डाउन्स हुए और उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, ये है कैरेक्टर आर्क। स्टोरी आर्क क्या है? वो भी सेम चीज़ है कि स्टोरी चली और एक लेवल पे गई और आके स्टोरी में प्रॉब्लम्स आई और वो सॉल्व हो गई, तो ये स्टोरी आर्क है। तो इन चीज़ों को लेके अगर कोई बोले कि आपका स्टोरी आर्क क्या है, तो आपका जो स्टोरी में जो इंट्रोडक्शन हुआ, प्रॉब्लम आई और वो आके सॉल्व हुई, ये आप उसको बता देना, ये मेरा स्टोरी का आर्क है। कोई बोले कि भाई कैरेक्टर आर्क क्या है, तो आपकी कैरेक्टर की जर्नी बताना। फॉर एग्जांपल, मेरा कैरेक्टर एक हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर था जिसे पूरी ज़िंदगी भर उसने हरियाणवी लोकगीत सुने और रिटायरमेंट के बाद उसका उन्हीं लोकगीतों में मन लगता था और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने वो लोकगीत गाने शुरू किए, पर परिवार में इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो एक दिन सफल गायक बन गया। ये मेरा कैरेक्टर आर्क है, ये उसकी जर्नी है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। अरुण जी, जसवंत जी। अच्छा, आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं? पहले के वीडियो देखे हैं? ठीक है, तो उसमें जो मैंने बताया है ना, जर्नी जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, वो जो जर्नी होती है वो आर्क होता है कि हमारा कैरेक्टर अपनी किस सिचुएशन से उठकर
कहाँ जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे सॉल्व करता है, वो हमारा कैरेक्टर आर्क है। और ऐसी हमारी स्टोरी का आर्क है कि हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और वो कहाँ ख़त्म हुई, ये हमारी स्टोरी की आर्क है। अप्स एंड डाउन्स, सिचुएशन नॉर्मल थी, नॉर्मल सिचुएशन से ऐसे आई ऐसे गई, प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स ऊपर होती गई, प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और हमने उसको सॉल्व कर लिया। ये हमारा स्टोरी आर्क है। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए मैं तो शुरू करता हूँ फिर क्लास को। तो अब तक मैं आपको जो बातें बता चुका हूँ उसके अंदर बेसिक आपको मैंने आइडिया दे दिया है एक फिल्म की स्टोरी का। मैंने आपको बताया कि आपको जब फिल्म और वेब सीरीज़ में क्या फ़र्क है, वेब सीरीज़ में कैसे आपका एक लेंदी तरीका है, एक लेंदी प्रोग्राम है, उस हिसाब से सोच के चलना है। फिल्म्स में स्टोरी इम्पॉर्टेंट होती है, कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वेब सीरीज़ के अंदर स्टोरी तो होती है पर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको अपने हर कैरेक्टर की पास हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जिसे हम बैक स्टोरी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो दिखाओ, हो सकता है कि आप वो ना दिखाओ। अब दो बातें करते हैं, एक होता है एंटी हीरो और एक स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करता हूँ मैं। एंटी हीरो क्या होता है? तो एंटी हीरो बेसिकली एक ऐसा हीरो होता है जो कि थोड़ा नेगेटिवली चलता है पर हीरोइज्म उसके अंदर होता है। जैसे रॉबिन हुड है, हालांकि हम उसे एग्जैक्ट एंटी हीरो नहीं बोलेंगे, पर हाँ काम तो वो रॉबरी का कर रहा है, लेकिन काम अच्छा भी कर रहा है, किसी और के लिए कर रहा है। ये हमारा एंटी हीरो हो गया। तो मैंने इंग्लिश वाली क्लास में, जब इंग्लिश वाली क्लास चल रही थी इंग्लिश मीडियम वाली, तो उसके अंदर ये बात पे जब डिस्कशन आया तो मैंने एक दिन गौर किया और मैंने वो बात जो वहाँ पर पूछी, मैं आपसे किसी से पूछता हूँ कि सुभाष, चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए सुभाष घई हिंदी फिल्म डायरेक्टर रहे, और मैं ये बात उनके बारे में सोच रहा था कि उनकी फिल्मों ने अचानक काम करना बंद क्यों कर दिया। तो एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट चल रहा था दिमाग डिस्कशन, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि उनका फिल्मों में एंटी हीरो बंद हो गया। अब देखिए कालीचरण के अंदर जो हीरो है हमारा शत्रुघ्न सिन्हा ने जो रोल किया है, वो कालीचरण का हीरो, एक्चुअल हीरो तो मर जाता है लेकिन बाद में क्रिमिनल पुलिस वाला बनता है और उसके अंदर नेगेटिवनेस भी है, और बाद में जाके वो पॉजिटिव बनता है, क्रिमिनल्स को पकड़ता है, तो वो एंटी हीरो है। अभी खलनायक तक, खलनायक में संजय दत्त जो है वो भी एक नेगेटिव करेक्टर है जो टेररिज्म में चला गया, लेकिन वो हीरो भी है, अच्छा भी, और अच्छा भी बन जाता है। तो मुझे ये लगा और कि सुभाष घई जी ने लगभग लगभग सब फिल्मों में एक एंटी हीरो थीम पे वर्क किया है, और जो चलती रही है। ताल में वो नहीं थी, पर ताल में अनिल कपूर भी एक एंटी हीरो कैटेगरी में थे, और उस समय तक वे भी मेन कैरेक्टर्स में थे। अक्षय कुमार उतने बड़े एक्टर नहीं थे, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार ने अक्षय खन्ना। तो ये एंटी हीरो वाली जो थीम है, इस थीम को आप डेवलप करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लोगों को होती है। तो इससे क्या होता है, इससे कैरेक्टर की फ्लैटनेस चली जाती है। हर इंसान में बहुत सी बुराइयां होती हैं और वो अपनी बुराइयों को हमेशा दुनिया में छुपाता है। जैसे आज फेसबुक या ट्विटर की दुनिया में हम लोग, या व्हाट्सएप की दुनिया में सिर्फ एक अपनी क्लीन इमेज रखते हैं, अच्छा अच्छा रखते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, पीछे क्या होता है, किन दुखों से हम गुजर रहे होते हैं, क्या मुसीबतों में होते हैं, वो नहीं लेके आते। या हमारे में बहुत बुराइयां भी हो सकती है, अपनी बुराइयां कोई नहीं बताता, हर कोई अपनी अच्छाइयाँ। लेकिन जब हम कैरेक्टर को डेवलप करें तो हमें हीरो या विलेन डायरेक्ट, बजाय इसके कि एक आदमी सुपर 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 करते करते वो हीरो बन गया, उससे अच्छा है कि हम कम से कम उसकी कुछ कमियां भी बताएं। जब हम उसकी कुछ कमियां बताते हुए उसको डेवलप करेंगे, और अगर हम उसे एंटी कर देते हैं कि हीरो का एंटी है, कि उसकी कमियां इतनी कमियां हैं कि वो विलेनस भी बन सकता है, तो ऐसा कैरेक्टर, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हमारा जो मुख्य कैरेक्टर है या उसके आसपास के मुख्य कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छे से वर्क करती है चीज़ें।
बजाय इसके कि आप एक ही रूप में उसको दिखाओ। तो अब सुभाष घई जी की फिल्मों के अंदर अगर मुझे याद है, राम लखन में अनिल कपूर का कैरेक्टर भी एंटी हीरो है। हीरो फिल्म का जो कैरेक्टर है जैकी श्रॉफ वाला, वो भी एंटी हीरो है। वो तो किडनैप कर लेता है लड़की को, बाद में उसको उससे लव होता है। तो ये शाहरुख खान की जो फिल्में चली शुरुआत में, वो एंटी हीरो के हिसाब से चला। आप ये अंजाम ले लो, डर ले लो, बाजीगर ले लो, सब फिल्में एंटी हीरो चल रही थी। इनफैक्ट दिल तो पागल है में भी थोड़ा सा एंटी कैरेक्टर है, वो डिफ्यूज कर देता है करिश्मा कपूर को। तो ये एंटी हीरो का जो कैरेक्टर है, इसको आप पकड़ो, एक इस पे वर्क करना और अपनी स्टोरी को डेवलप करना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर, एक तो हमने हीरोज जर्नी या स्टोरी आप कह लो, हीरोज जर्नी, क्या जर्नी कि भैया हमारा मुख्य किरदार था और उस पर जैसे एक हमारा मुख्य किरदार, मैं एक बताता हूँ अपनी स्टोरी से बताता हूँ, मेरी एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है ऑलरेडी। तो एक गांव का कैरेक्टर है और उसका सपना है, उसकी मदर का सपना है कि वो शहर जाके कुछ बने, लेकिन उसका अपना सपना है कि वो अपनी मदर की हार्ट सर्जरी कराए। 2007 में कंप्लीट करी थी स्क्रिप्ट। वो जाता है, शहर जाता है, शहर में जाने के बाद उसकी जॉब लगती है। उसके बाद वो एक मर्डर्स के अंदर फंसता चला जाता है, मर्डर्स केसेस में, और साथ में उसकी मदर की भी हालत ख़राब होती जाती है। और अब उसको उस मर्डर के केसेस में से भी निकलना और अपनी मदर को भी ठीक करना, और कैसे वो अपनी जर्नी पूरी करता है। ये जो पूरी जर्नी है, ये हीरो जर्नी है कि वो मर्डर्स केसेस पे ना केवल फंसता नहीं है, बल्कि उनको सॉल्व भी करता है, अपनी मदर का भी हार्ट सर्जरी कराता है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है हमारा। लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास सिनेमा में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर आते रहे हैं स्टोरी टेलिंग के, जो कि कई बार सफल भी रहे हैं, कई बार दोबारा यूज़ किए गए, कई बार नहीं यूज़ किए गए। और ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से आए हैं, खाली सिनेमा से नहीं आए, क्योंकि सिनेमा तो बाद में आया। पहले हमारे पास लिटरेचर था, ड्रामा था, वहाँ से हमारे पास स्टोरी टेलिंग ऑलरेडी चल रही थी। कथा सरित सागर, मैंने नहीं पढ़ा, हमारे टीचर ने हमें बताया था। कथा सरित सागर के अंदर एक स्ट्रक्चर क्या है कि एक कहानी से दूसरी कहानी से तीसरी कहानी से चौथी कहानी से पांचवी कहानी, जो आज हमारे चल रहा है, वो कथा सरित सागर 8-10 किताबों का सेट आता है। अगर किसी को लेना और लेके पढ़े, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन बस स्ट्रक्चर समझो कि एक कहानी से दूसरी कहानी से तीसरी कहानी से चौथी कहानी, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है। एक स्ट्रक्चर हमारा जो मैंने देखा और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे मैं नाम देना चाहूँगा हमारा स्टार वॉर्स स्ट्रक्चर। स्टार वॉर्स जिसने नहीं देखी है देखना, बेहतरीन फिल्मों की सीरीज है। और उस टाइम पे उन्होंने बिना किसी क्या कहते हैं उसे, बिना किसी ग्राफिक्स के इतना अच्छा मूवीज बनाई है। और आपको मैं बताऊं कि स्टार मूवीज के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जॉर्ज लुकास, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उनकी लेने के लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू सच अ राइटर एंड डायरेक्टर की उन्होंने उस टाइम क्या सोच लिया, मतलब, और मैंने वैसा आज तक नहीं देखा। अभी बाहुबली के अंदर हमने हाल फिलहाल में देखा कि बाहुबली पार्ट 1 आई और उसका प्रीक्वल, मतलब पहले बाहुबली के पहले की क्या कहानी थी। लेकिन वो कहानी में भी एक चीज़ है कि वो भी स्टार वार्स को बीट नहीं कर पाई कहानी। उस कहानी में क्या है, बाहुबली हम देखते हैं ये और हम पास्ट में जाते हैं, वो ऐसा था, फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं ऐसा है। लेकिन स्टार वॉर्स के अंदर क्या है, उन्होंने 70s के दशक में जो कहानी लिखी, अगले कुछ सालों बाद 3-4 साल बाद पिक्चर बनाई, तो वो कहानी उस कहानी की बैक है। उसके 3-4 साल बाद कहानी बनाई तो वो कहानी उसकी भी बैक है। अगली पिक्चर बनाई तो वो कहानी उसकी भी बैक है, और वो बैक है 10 सीरीज बना चुके हैं
और पिछले 30-40 सालों में, 45 सालों में सोचिए क्या दिमाग है, मतलब 45 साल का टाइम, और हर अगली फिल्म बैक जा रही है, बैक स्टोरी पे जा रही है, बैक स्टोरी पे जा रही है। अब वो बैक स्टोरी पे जाते हैं, उसमें तो एक वो स्ट्रक्चर रखते हैं हीरो जर्नी वाला, लेकिन ये बड़े सोचने की बात है कि 45 साल से वो टाइम में बैक जा रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और बहुत चैलेंजिंग है, और अगर कोई इसमें वर्क करता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही जबरदस्त काम होगा। अब एक स्ट्रक्चर हम करते हैं जो हमारे पास थिएटर से आए हुए हैं। थिएटर के अंदर हम ज़्यादातर 1 एक्ट प्ले और 2 एक्ट प्ले और 3 एक्ट प्ले नाम से हमारे पास थिएटर की इस तरह से व्याकरण या स्टाइल चलता था। 4 एक्ट प्ले, 5 एक्ट प्ले, लेकिन हम इसमें सिनेमा में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब आपने एक वेब सीरीज में एक एपिसोड डेवलप कर रहे हो या एक फिल्म को डेवलप कर रहे हो, तो उसको आप, तो इसमें कई बार एमैल्गमेशन होता है, मिक्सअप होता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक एपिसोड लिखा तो वो एक ही स्ट्रक्चर में गया, उस स्ट्रक्चर के अंदर भी कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे 1 एक्ट स्ट्रक्चर। अब 1 एक्ट स्ट्रक्चर या 1 प्ले स्ट्रक्चर अलग चीज है। उसका जो रिलेशन होता है वो टाइम से होता है। कैसे? हम 2 लोग बैठे हुए हैं कमरे में, सीन चल रहा है, 2 लोगों की कहानी है, और एक आदमी को पता है कि सामने वाले के सीट के नीचे बम है जो अगले 30 मिनट में फट जाएगा, और वो बता नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। तो वो जो टेंशन कैसे बिल्डअप होगी, वो आपका हो गया 1 एक्ट स्ट्रक्चर। जैसे इसको अगर आपको और अच्छे से सीखना है, हिंदी में एक फिल्म है, पुरानी फिल्म की, नाटक की फिल्म बनी थी 12 एंग्री मैन, उसकी हिंदी में एक रीमेक बनी थी रुका हुआ मुकदमा, वो आप देखना। हिचकॉक की फिल्म रोप देख लो आप, और हिचकॉक की आप विंडोज देख लो, रियर विंडो देख लो। ये सब क्योंकि ये पहले की जो फिल्में थी, और जब सिनेमा जब नया नया आया था तो ये थिएटर से वो ले रहे थे। तो थिएटर और जो उपन्यास थे वो भी जुड़े हुए थे, क्योंकि थिएटर वाले उपन्यास से लेते थे, तो ये सब जुड़ा हो। तो उसमें फीलिंग क्या होती है जब 1 एक्ट की आप बात करोगे कि विद इन 1 एक्ट, तो 1 एक्ट, अब आप वर्ड भूल जाओ, अब आप बात समझो क्या है कि कहानी शुरू हुई। जैसे स्पीड फिल्म है, तो स्पीड में दोनों चीजें होंगी, 3 एक्ट स्ट्रक्चर भी है और 1 एक्ट भी है। कैसे है? 3 एक्ट तो ऐसे है कि कहानी है कि एक बस के अंदर आतंकवादियों ने बम फिट किया, और वो बस को स्लो नहीं कर सकते, स्लो करते ही बम फट जाएगा, तो बस की स्पीड को निरंतर बढ़ाए रखना है, और ऐसे एक एजेंट आता है और वो बस को बचाता है, और उसकी एजेंट की एक जर्नी है, वो कैसे स्ट्रगल करता है। ये पूरी तो हमारा 3 एक्ट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इस स्टोरी के अंदर एक चीज है कि वो बॉम्ब टिक 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 करके टाइम कम होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है। तो वो जो टाइम कम होता जा रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, टाइम कम होता जा रहा है, वो चीज कांस्टेंट है, निरंतर है पूरी कहानी में। तो वो चीज हमारी 1 एक्ट के अंदर आती है, 1 एक्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा। तो इसका जो संबंध होता है वो टाइम से होता है। रियर विंडो में क्या है, एक आदमी बैठा हुआ, उसके पैर पे प्लास्टर है, उसकी हॉबी है कि वो बैठ के अपने, मेरे ख्याल से दूरबीन से या वो बायनाकुलर से अपने सामने उसकी वाले फ्लैट्स में देखता है, और सामने एक मर्डर होता है, और वो मर्डर होता है और वो लंगड़ा है, कुछ कर नहीं पाता, ऐसा है। ये कहानी है, तो पूरी कहानी इस पर ही है। फिर वो कैसे पकड़ा जाता है वो है। तो उसमें 3 एक्ट तो अपने आप एक ऑटोमेटिक आ ही जाता है। लेकिन ये 1 एक्ट को आप समझो कि इट इज अबाउट रिलेटेड टू टाइम, ये टाइम से संबंधित है। अगर आप हिंदी फिल्मों की बात करेंगे, तो हिंदी फिल्म में अगर ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको रुका हुआ मुकदमा दिया, तो हर कई फिल्मों के अंदर इस तरह का चीज भी चलती है और 3 एक्ट भी चलता है। तो एक स्ट्रक्चर ये, अब आप समझो, रोप के अंदर एक ही जगह स्टोरी है,
एक आदमी डिसाइड करता है दूसरे को मारेगा, वहीं तीसरा पर्सन आ जाता है और वो उसकी बॉडी को छुपाता है। पूरी फिल्म इसमें है, टिक 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 टिक, टाइम इज टिकिंग, टाइम चल रहा है और ये जो बंदा है इसको कहीं पता ना लग जाए कि यहाँ डेड बॉडी है और ये बंदा चला जाए। ये आपका वन एक्ट स्ट्रक्चर होता है। अब एक चलता है रशोमन स्ट्रक्चर, जो रशोमन मूवी के बाद आया और मेरे एक स्टूडेंट ने इस पे बात करी थी, गोपी ने, कि इस तो चक्कर ये है कि इस स्ट्रक्चर पर साउथ इंडिया में पहले फिल्म बनी थी और साउथ इंडिया से हिंदी में रीमेक बनी थी। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहानी थी? इस स्ट्रक्चर में कोई इंसिडेंट हुआ, 7 लोग वहां मौजूद थे। आपने शायद किसी ने देखा भी होगा इस तरह की फिल्म, शायद संजीव कुमार की फिल्म है। 7 लोगों ने, एक मर्डर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 7 लोगों ने उस मर्डर को बयां किया और 7 ने अलग अलग कहानी सुनाई। तो ये रशोमन स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन ज़्यादा इस पर नहीं बनी है फिल्में, ना इंडिया में बनी है ना फॉरेन में बनी है, और इस पे मैं भी नहीं कहूँगा कि ज़्यादा आप ध्यान दें। हाँ, वेब सीरीज़ के अगर आप बना रहे हैं तो उसमें इसका एक है इंटरेस्टिंग, लेकिन जब आप इसमें बताएंगे, ऐसा आपने स्ट्रक्चर पे कुछ बनाया कि भैया एक इंसिडेंट में 5 लोग शामिल थे और पांचों को अलग अलग वर्जन है, तो उनके रीज़न वैलिड रखना, अलग अलग वर्जन देने के। फिल्म्स में शायद ये रीजंस को ध्यान नहीं दिया गया है, तो रीजंस होने चाहिए, बट ये कोई बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जो लोग फिल्म्स स्टडीज के अंदर हैं वो इस स्ट्रक्चर पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, मुझे लेकिन इतना कुछ नहीं लगा। फिल्म स्टडीज एक अलग है, एकेडमिक्स अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल फिल्म बनाना, प्रैक्टिकली सोचना एक अलग कला है और एक अलग ही स्टडी है। कुछ सालों पहले एक स्ट्रक्चर चला था और कई फिल्में, हिंदी फिल्में भी उस पर बनी है। 2-3 लोगों की कहानी शुरू होती है, 3 मान के चलते हैं, 3 लोगों की कहानी शुरू हुई। एक स्कूल का टीचर, एक गैंगस्टर और एक पायलट, और तीनों की कहानी इंटरेस्टिंग कहानियां चलती हैं और एक चीज कहीं ना कहीं तीनों की अकेली है या कुछ लिंक है और वो एक जगह आके मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैंगस्टर, टीचर और पायलट, सपोज ये तीनों की कहानी चली अपनी अपनी, और एक फ्लाइट में पता लगता है गैंगस्टर ने बम रख दिया है और वहाँ पर टीचर भी मौजूद है और पायलट भी है। तो क्या टीचर उसको बचाएगा, क्या मतलब कहानी। तो पर ये स्ट्रक्चर भी चला था। ये फिल्म फेस्टिवल सर्किट में आज से मेरे ख्याल से लगभग 2003, वही 17-18 साल पहले के आसपास ये आया था और इस स्ट्रक्चर को काफ़ी फिल्मों में यूज़ किया गया है कि अलग अलग स्टोरी अलग अलग लोगों की आके एक जगह एक पॉइंट पे मिलती है और ये तीनों चारों लोग कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर आया था इंटरनेशनल सर्किट से, लेकिन हमारे इंडिया में ये स्ट्रक्चर पहले से था कि अरे राम अरे श्याम, देखो हम तो कुंभ के मेले बिछड़ गए थे, देखो मेरे हाथ पे ये बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है या ओम बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है, जॉनी मेरा नाम वगैरह के अंदर ये स्ट्रक्चर हमारा पहले से था, लेकिन थोड़ा अलग था। अब जो आया वो अलग है। 3 पैरेलल स्टोरी, इसमें क्या है, पैरेलल स्टोरी चलती है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होती है, कहीं एक जगह जाके वो मिलती है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। वेब सीरीज में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आपने किसी ने भी अगर स्वीट टूथ नहीं देखा है, मैं तो नेटफ्लिक्स के अच्छे अच्छे हिंदी वाले बताता हूँ, हाउस ऑफ कार्ड्स देखो, ईथोस देखो, स्वीट टूथ देखो, और हिंदी के अंदर आप स्ट्रेंज थिंग्स, आई थिंक स्ट्रेंज थिंग्स उसका नाम है, स्ट्रेंज थिंग देखो, लॉकी एंड की, लॉकी एंड की देखो हिंदी के अंदर, और अभी एक देखा वो क्वींस गैम्बिट देखो। जितना भी मटेरियल हिंदी के अंदर है वो आप नेटफ्लिक्स का चार्ट डालो, क्योंकि जैसा मैंने बताया नया है। आज आप वर्क कर रहे हो और इंडस्ट्री का कोई 20 साल पुराना राइटर भी हो, तो आप और वो एक समान, दोनों को लर्निंग करनी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसको अनुभव है लेखन के आधार पे और आपका लेखन शुरू नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर और एंटी हीरो,
ये आज की क्लास के दो मुख्य सब्जेक्ट थे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और रह गया है, रन लोला रन। एक फिल्म है रन लोला रन। तो इसमें क्या है, एक कहानी शुरू हुई। ये सारे स्ट्रक्चर कई बार राइटर्स ने दिए हैं, तो ये कोई लिमिट नहीं है, आप भी अपने एक स्ट्रक्चर कर सकते हो। इसे सर्कुलर स्ट्रक्चर आई थिंक इसे बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि एक किरदार की कहानी शुरू हुई, एक पॉइंट पे जाकर रुक गई, और फिर वो वापस आया और फिर शुरू हो गई और फिर रुक गई, फिर वापस आया फिर शुरू हुई फिर रुक गई। और एक टॉम क्रूज की भी एक ऐसी फिल्म है जो हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। टॉम क्रूज की फिल्म है, उसके अंदर वो कोई दूसरे टाइम में होता है और वहाँ प्रॉब्लम आती है, बार बार टाइम में वो वापस जाता है और आता है, जाता है और आता है। एक फिल्म आप देखना, आई थिंक इंसेप्शन उसका नाम है, जो कि सपने के अंदर सपना, सपने में सपना और सपने में सपना, मैं पांच पांच लेयर्स के सपने में जाते हैं वो, और हर चीज़ में वही हो रहा, रिपीट हो रहा, रिपीट हो रहा, रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कमर्शियली बहुत हिट हुई थी फिल्म। तो ये आप देखना, ये स्ट्रक्चर्स को आप स्टडी करना, फिल्म्स देखना। मेरे पास अगर इसकी लिस्ट है, शायद एक है, मैं आपको एक लिस्ट, मैंने इंग्लिश वाले में शायद भेजी थी, वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चीज़ें बहुत हैं, चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करेंगी, लेकिन समझना है चीज़ों को। समझे बिना चीज़ें लिखने बैठ जाओ, फ़ायदा नहीं है। पूछो ऋतिक, कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ सर, जैसे कि वो स्क्रीन पे चलती है मूवी, जैसे कि मैंने देखी थी एक सर्चिंग और एक ये अनब्लेंडेड और एक डार्क, जो स्क्रीन पे चलती है मोबाइल की, उसका क्या होता मोबाइल की स्क्रीन पे चलती है मतलब? है? पूरा मूवी की स्क्रीन दिखता है, मूवी की सर्चिंग करके एक डार्क पे और एक अनब्लेंडेड। मतलब मूवी का कॉन्सेप्ट क्या था? मूवी कॉन्सेप्ट है जैसे कि जैसे लिया हुआ था, वैसे ही कोई चीज आती है तो उसमें हॉरर सीन दिखाना, वो सिर्फ पूरी मोबाइल में ही चलती है। वो अभी इंडिया, मेरे ख्याल से हमें वो करने की जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर अभी वो सब। तो सर इससे अलग ही हो गया, वो पूरा एक्टिविटी अलग हो गया। नहीं, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैंने भी देख रखी है वो, कि फेसबुक पे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं और कुछ हो गया, वो आ गया, वो मैंने भी देखी है। उसमें भी स्ट्रक्चर, 3 एक्ट स्ट्रक्चर उसमें भी होता है, 1 एक्ट स्ट्रक्चर, टेकिंग ऑफ टाइम उसमें भी होता है। लेकिन वो फॉर्मेट पे अभी इंडिया के अंदर हमें कुछ बना लेंगे, वो चल जाएगा, तो वो थोड़ा ट्रिकी है कहना। उसका बजट तो वो खत्म ही होता स्ट्रक्चर होगा। नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्टाइल है, वो जॉनर है, स्टाइल है, कि सब लोग बात कर रहे हैं और इस तरह की को बना दो, तो वो स्टाइल है। और वो स्टाइल पे भी तभी आप बनाओगे अमेरिका में भी, जब आपके हाथ में डिस्ट्रीब्यूटर है। क्योंकि वो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बनाई है वो ऑलरेडी फिल्म्स के अंदर हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो कह देते हैं कि हाँ भैया तू बना ले, चल ऐसी मैं निकाल दूंगा। तब जाके वो फिल्म, वो ज़्यादा ट्रिकी फिल्म है। वैसी फिल्म की मार्केटिंग करने में और उसको रिलीज़ करने में या कहीं प्लेटफॉर्म पे लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर रिलीज तो हमको नहीं लगता कहीं हुई थी इंडिया में, आई थिंक मैंने ये नहीं कहा इंडिया में हुई थी, वहाँ तो हुई है ना, प्लेटफॉर्म पे तो आई है ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही। आजकल तो फिल्म रिलीज, आजकल रिलीज का मतलब है ओटीटी प्लेटफॉर्म। और बताओ। और पूछना, कुछ लिखना शुरू किया कि नहीं किया ऋतिक? हाँ सर, मैं तो सर बहुत कुछ मतलब बहुत पहले से लिख रहा हूँ सर, बहुत सारा। आप जैसे आपका क्लासेस के बाद थोड़ा सा जोड़ना शुरू कर दिया हूँ, तो हम्म, सर 5 साल से मैं लिख रहा हूँ। लिख रहे हो, लेकिन अब जो लिखना है वो एक अलग तरह से लिखना है शायद, सर या उसको काम करना है सही, प्रोफेशनली सर। प्रोफेशनली भी। बाकी चीज़ों को समझना है। प्रीमियम व्यूइंग की जो मैंने बात बताई है ना, कि आदमी पैसा देके क्यों देखे, आपका यूट्यूब पे जाके क्यों ना देखे, डाउनलोड करके क्यों ना देखे, क्यों उसे लगे, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स का डाउनलोड करके लोग देख लेते हैं, पर क्यों उसे लगे कि यार मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं तो भैया पैसे दूंगा और मैं देखूंगा आराम से बैठ के, क्या उसे इतना कुछ मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखना सबको, मैंने जो बताई है, एक नई दुनिया, नया संसार क्या दिखाने वाले हो। अगर आपने नया संसार नहीं दिखाया, नई दुनिया नहीं दिखाई,
तो फिर क्या मज़ा आएगा देखने का। यदि मैं पूरी तरह से काल्पनिक के लिए नहीं, काल्पनिक के अंदर भी तो कोई संसार, कोई दुनिया नजर आना चाहिए ना। काल्पनिक में भी तो कुछ नजर आना चाहिए ना, ये है। मैं काल्पनिक के लिखता हूँ, लोकल वाला भी मैंने बहुत पहले से लिख सकता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग देखेंगे अगर, तो क्या कहते हैं इसे, ये क्वींस गैम्बिट जो है वो काल्पनिक है। कोई ऐसा नहीं हुआ था कि किसी अमेरिकन ने कोई शतरंज की प्रतियोगिता जीती हो। वो 1984 के एक नावल के ऊपर आधारित है, लेकिन जब आप उसे देखते हो तो आप उस संसार में जाते हो। वो एक्चुअल प्रतियोगिताओं पे आधारित नहीं है। अब देखो, हमारे यहाँ पर विश्वनाथ आनंद हुए हैं, उनकी स्टोरी होगी, कई बड़े ऐसे लोगों की भी स्टोरी होगी जो हम नहीं जानते। हमारे आसपास के लोग होंगे, कई किस्से कहानियाँ होंगे, उनसे उनको डेवलप करो। कैरेक्टर के ऊपर आगे बात करेंगे। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। और ब्रेकिंग बैड नहीं देखा तो देखो, वैसे वो इंग्लिश में सबटाइटल पढ़ के, अगर मैं भी कई चीज़ें सबटाइटल पढ़ के देखता हूँ। देखी ब्रेकिंग बैड? कितने देखे? कैसा लगा? अच्छी है सर। अच्छा है ना। मैं भी अभी देखता हूँ ब्रेकिंग बैड का, मैं 4th सीजन खत्म कर रहा हूँ। अभी देखता हूँ। हाँ, वाइकिंग जरूर देख लेना, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में। हाँ, तो ब्रेकिंग कैसी लगी? वाइकिंग सर बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है ना। तो थीम इम्पोर्टेंट है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, थीम। तो थीम पे अगली क्लास में थीम और करेक्टर, ये दो चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और थीम और ये आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, इस पे बात करेंगे। मेरे को याद दिला देना, मैं भूल जाऊँ तो। ये है, ठीक है, बाय। तो दोस्तों, क्या आप भी कोई फिल्म की कहानी लिखते हो? अगर आपने फिल्म की कहानी लिखी है और फिल्म की कहानी लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे कोच की। उसके बिना यदि आप गाइड या टीचर, आपके कोच के बिना आप स्टोरी लिखते हो और उसको डेवलप करते हो, तो आपका वो टाइम, आपका वो कीमती ऊर्जा जो आपकी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो बजाय इसके कि अनगाइडेड स्क्रिप्ट या स्टोरी लिखने के से अच्छा है कि आप गाइडेड स्टोरी लिखिए। मैं आपको अपनी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत सस्ते में। फिल्म की कोचिंग सिर्फ 10,000 रुपये में, और वेब सीरीज़ की कोचिंग सिर्फ 12,000 में। 6 एपिसोड्स आपके मैं वेब सीरीज़ के लिखवा के दे रहा हूँ। 1 साल का टाइम रहेगा। 1 साल के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। आपके हर स्टेप पे आपका आइडिया कैसा है, आपकी स्टोरी कैसी है, आपके स्टोरी में पूरे एलिमेंट्स हैं या नहीं है, आपका प्रोटैगनिस्ट कैसा है, विलन कैसा है, साइड कैरेक्टर्स कैसे हैं, सब पर मैं आपको लगातार 1 साल तक अपनी गाइडेंस दूंगा। वेब सीरीज़ के अंदर आपका पायलट कैसा है, आपका फर्स्ट एपिसोड में कैरेक्टर्स ठीक से आए हैं नहीं आए हैं, आपके पर एपिसोड स्टोरी क्या बन रही है नहीं बन रही है, इस पर भी मैं आपको अपनी पूरी कोचिंग और अपनी गाइडेंस दूंगा। बिना गाइडेंस और बिना कोचिंग के राइटिंग वर्क को करना मुश्किल हो जाता है। आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको सालों का अनुभव चाहिए होता है। मैं भी जब फिल्म स्कूल में था तो हमारे टीचर्स ने फिल्म स्कूल से लेकर और फिल्म स्कूल से निकलने के बाद तक मैंने ना केवल अपने टीचर से गाइडेंस ली, बल्कि अपने सीनियर्स और सीनियर राइटर से भी अपनी गाइडेंस लेकर ही अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए। आज भी कई प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मेरे सीनियर लोग हैं उनकी मैं गाइडेंस लेता हूँ या उनके लिए प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8527533051, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर। मैं इंग्लिश में भी आपसे बात कर लूँगा और हिंदी में भी। तो आप मेरा नंबर याद रखिए 8527533051, निखिल सबलानिया। तो आप कुछ भी लिखिए, आप कैसा लिख रहे हैं ये आपको शायद नहीं पता चलेगा, पर एक गाइड, एक कोच आपको ठीक से बता सकता है। हो सकता है मुझे दी हुई चंद 1000 रुपये की फीस से
आपका प्रोजेक्ट कल को लाखों रुपए कमा ले, आपको लाखों रुपए की फीस मिल जाए और आपको लिखना भी आ जाए, तो आप संपर्क करिएगा मुझसे। थैंक यू वेरी मच।